देखिए, अब हम करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमें मोमेंटम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखिए, हर एक मूविंग बॉडी का अपना मास होता है और कुछ वेलोसिटी होती है, तो वो जो इफेक्ट उस वेलोसिटी का मास के साथ जो सामने आता है वो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी है। एक एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं कि एक मोटरसाइकिल है जो मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी तरफ आ रही है, और एक ट्रक है वो भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी तरफ आ रहा है। दोनों केस में मैंने वेलोसिटी को सेम रखा है। अब मान लीजिए कि दोनों ने आपको बारी बारी टक्कर मारी, तो आपको किस केस में चोट ज्यादा लगेगी, बाइक के केस में या ट्रक के केस में? तो आंसर साधारण सा है कि जब ट्रक से टक्कर लगेगी तो शायद आप बच भी ना पाए, आपकी मौत हो जाए। मतलब वहां पर दोनों केस में वेलोसिटी सेम थी परंतु मास ज्यादा था। तो जो रिजल्टेंट इफेक्ट जो उन्होंने आपके ऊपर डाला वो किसके कारण आया है? मोमेंटम के कारण। मास ज्यादा है तो जो मोमेंटम है वो ट्रक का ज्यादा होगा, जिससे रिजल्ट आपके सामने आया। अगर इसी तरह मैं एग्जांपल लूं कि मास सेम हो और वेलोसिटी ज्यादा हो, तो भी जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी वो मोमेंटम ज्यादा लगाएगा, मतलब जो इसी तरह का रिजल्ट आपके सामने आएगा वो ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों का प्रोडक्ट है। अगर इन दोनों में से एक चीज को कांस्टेंट रख के मैं दूसरी को बढ़ाता हूं तो रिजल्ट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होना है। अब देखिए, मेरे हिसाब से आप मोमेंटम को तो समझ गए होंगे। अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट मास की क्या होती है? केजी, और वेलोसिटी की क्या है? मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड। अब ये क्वांटिटी क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन होगी? वेलोसिटी वाली। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता था कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। कब करेगी? जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए। अब सेकंड लॉ हमें बताता है कि वो एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगाई जाए, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस मैग्नीट्यूड का माप देता है कौन? दूसरा लॉ, सेकंड लॉ। वो क्या कहता है कि बॉडी पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स वो क्या होगी? वो बराबर होगी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी नहीं, चेंज इन मोमेंटम। विद चेंज इन टाइम। मोमेंटम का चेंज विद चेंज इन टाइम, समय के साथ। अब मान लीजिए, देखिए कैसे, एक झूला है, मैं उसको पीछे से पुश कर रहा हूं, तो पहले वो कुछ स्पीड में मेरी तरफ आया, कुछ फिर वो जाएगा, अगर मैं मेरे से दूर जाएगा, अगर मैं उस पर फोर्स नहीं लगाता हूं तो वो स्लो जाएगा। पर जैसे ही मैंने उस पर फोर्स लगाई तो उसकी स्पीड है वो बढ़ गई। अब उस झूले में जो
आदमी बैठा है उसका कुछ मास है, कुछ झूले का मास है, दोनों का रिजल्टेंट टोटल मास होगा, उसकी कुछ स्पीड थी जो हमें रिजल्ट क्या देती थी, मोमेंटम। अब वो मोमेंटम बाहर से फोर्स लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, मास तो चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो क्या चेंज हुआ, मोमेंटम। देखो पहले केस में मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है P से। पहले केस में क्या था, मास और मान लीजिए वेलोसिटी क्या थी, v1, तो वो था mv1। दूसरे केस में मास तो m ही है, पर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, तो मोमेंटम क्या हो गया, mv2। अब यहां पर जो फोर्स जो मैंने पुश किया उस झूले को, तो उस झूले में क्या चेंज आया, मोमेंटम में चेंज। वो मोमेंटम का चेंज कितना है, मोमेंटम जो फाइनल है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए वो कितना आया, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू है mv2 और इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू है mv1। तो ये क्या आ गया हमारा, चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पर मास सेम है दोनों केस में, तो मैं मास को कॉमन ले लेता हूं, रिजल्ट आएगा mv2 माइनस v1। अब चेंज इन टाइम, मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूं अपने इस इक्वेशन में जो हमें सेकंड लॉ के बारे में बताती है। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, और वो क्या आया, डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू एम v2 माइनस v1 अपॉन कोई टाइम t2 माइनस t1। और ध्यान से देखिए इस चीज को आप पढ़ चुके हैं, इस चीज को आप देखो, ये क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन। तो ये क्या आया है, मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो सेकंड लॉ से हमें पता चला कि जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम विद चेंज इन टाइम। और जो डायरेक्टली मोमेंटम चेंज की वैल्यू पुट करने के बाद हमने जो इक्वेशन निकाली है वो है कि मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, डेल पी अपॉन डेल टी एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, देखिए ये जो सिंबल है पहले भी बताया था मैंने, इसको डेल्टा बोलते हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को। तो देखिए अब हमारे पास जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रिजल्ट आ गया k टाइम्स एम ए। यूनिट वैल्यू के लिए मैं k की वैल्यू क्या पुट कर देता हूं, 1। तो मेरे पास जो इक्वेशन जो रिजल्ट सामने आता है वो है m इंटू ए। यहाँ पर मेरे को फोर्स का एक नया फॉर्मूला मिल गया जो मास टाइम एक्सेलरेशन है, जो फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताएगा। फर्स्ट केस में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट मूव कब करेगा, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी। अब कितनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी वो हमें कौन बताता है, सेकंड लॉ। देखिए
मास क्या है? मास इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। मास किसको रिप्रेजेंट करता है? इनर्शिया को। और ए क्या है? एक्सेलरेशन को। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी? एक्सटर्नल फोर्स होगी मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब यदि अगर ये फोर्स 0 है तो क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन 0 होगा। मास इंटू एक्सेलरेशन 0 है, मतलब क्या है? मास तो 0 हो नहीं सकता, मास तो 0 हो नहीं सकता, तो रिजल्ट क्या आया? एक्सेलरेशन 0। इससे हमें क्या पता चला कि यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन 0 है, जो बताता है कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं, उसकी वेलोसिटी है। अगर वो मोशन में था तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यदि वो रेस्ट में था तो वो अपनी पोजीशन पे बना हुआ है। देखिए, एक्सेलरेशन हमें पोजीशन, रेस्ट पोजीशन के बारे में तो नहीं बता सकता, परंतु यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताएगा। यदि एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है? कि वहां पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और फर्स्ट यही तो बता रहा था कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती। नहीं फोर्स लगाई जाती तो एक्सेलरेशन 0 और उसकी पोजीशन वही बनी रहेगी। अगर इसकी कोई वैल्यू है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये था मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फोर्स बाय सेकंड लॉ, मतलब मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ सेकंड लॉ। अब देखिए, इससे हमारे पास फोर्स की एक नई यूनिट सामने आई, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो मास एक्सेलरेशन के फॉर्म में हमारे पास फोर्स आई है F = ma, जो क्या है? मास की यूनिट होती है kg और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर/सेकंड², जो किसके बराबर है? न्यूटन की। तो अब यदि आपको बोला जाए कि डिफाइन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन को डिफाइन कीजिए, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? कि 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 1 kg मास विद 1 मीटर/सेकंड² एक्सेलरेशन। यदि किसी बॉडी जिसका मास कितना है? बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूस acceleration of 1 मीटर/सेकंड² after applying force, then magnitude of force is equal to 1 Newton. Magnitude of force is equal to 1 Newton.